वन वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तभी हम लोग बात करने वाले हैं HVDC सिस्टम के बारे में, हाई वोल्टेज DC ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में। इससे पहले हमने बात किया था HVDC सिस्टम के बारे में, थोड़ा बहुत हमने डिस्कशन किया था, मगर यहाँ पर हम लोग थोड़ा और बात करते हैं HVDC सिस्टम के बारे में। HVDC सिस्टम में जो अलग अलग कंपोनेंट्स, इक्विपमेंट्स जो यूज़ किए जाते हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर ये HVDC का फुल फॉर्म क्या होता है? HVDC का फुल फॉर्म होता है हाई वोल्टेज DC ट्रांसमिशन सिस्टम। हाई वोल्टेज DC ट्रांसमिशन सिस्टम। तो यहाँ पर ये हाई वोल्टेज DC ट्रांसमिशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? हाई वोल्टेज DC सिस्टम की रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ी क्योंकि जो AC सिस्टम था उसमें कुछ प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड थे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद AC सिस्टम के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स थे, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इफ AC ट्रांसमिशन इज यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस द लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन कंडक्टर विल गेट इंक्रीज ड्यू टू विच रिएक्टेंस विल गेट इंक्रीज ड्यू टू विच मैक्सिमम पावर कैन नॉट बी ऑब्टेन एट रिसीविंग एंड। तो जैसे कि स्टेटमेंट से हमने पता चल गया है कि जो AC ट्रांसमिशन सिस्टम है उसको हम लोग बेसिकली लॉन्ग डिस्टेंस के लिए नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि अगर हम लोग AC ट्रांसमिशन सिस्टम को अगर हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ करते तो ऐसे केस में जो कंडक्टर की जो लेंथ होगी वो ज़्यादा होगी। कंडक्टर की लेंथ ज़्यादा होने की वजह से होगा क्या, जो इंडक्टेंस है वो ज़्यादा होगा। इंडक्टेंस से ज़्यादा होगा, इंडक्टेंस ज़्यादा होने की वजह से होगा क्या, रिएक्टेंस से ज़्यादा होगा। रिएक्टेंस से ज़्यादा होने की वजह से होगा कि आपकी लाइन में होगा वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप होने की वजह से होगा कि आप मैक्सिमम पावर को ट्रांसफ़र नहीं कर पाओगे रिसीविंग एंड तक। तो ये पहली प्रॉब्लम होती है जो कि AC सिस्टम के साथ एसोसिएटेड होती है। AC सिस्टम, ऑब्वियसली AC सिस्टम है यूज़फुल। AC सिस्टम की वजह से आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर पा रहे हैं, मगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 500 किलोमीटर हो गया, तो 500 किलोमीटर के लिए जो AC सिस्टम होता है ये थोड़ा डिसएडवांटेज क्रिएट करने लगता है 500-600 किलोमीटर पर। तो यहाँ पर ये पहला प्रॉब्लम हमने देखा कि जो AC सिस्टम होता है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए सूटेबल नहीं होता है, क्योंकि अगर हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस पर AC ट्रांसमिशन सिस्टम को अगर हम लोग यूज़ करें तो ऐसे केस में मैक्सिमम पावर को हम लोग ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे रिसीविंग एंड पर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ड्यू टू इश्यू ऑफ मैक्सिमम पावर स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम डिक्रीजेस। मैक्सिमम पावर के इशू की वजह से होगा क्या, जो AC सिस्टम है उसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो भी थोड़ी डिक्रीज़ कर जाती है, गिर जाती है। सिमिलरली AC सिस्टम में हमें अलग अलग लॉसेस मिलते हैं, जैसे कोरोना लॉस हो गया, स्किन इफेक्ट हो गया। सिमिलरली AC सिस्टम में आपको फ्रीक्वेंसी की प्रॉब्लम मिलेंगी। AC सिस्टम में आपको लाइन चार्जिंग करंट प्रॉब्लम मिलेंगी। AC सिस्टम में आपको मिलेगा रेडियो इंटरफेरेंस। सिमिलरली जैसे कि हमने डिस्कस किया, AC सिस्टम लिमिटेड डिस्टेंस तक के ही होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, टू कंट्रोल वोल्टेज इन AC लाइन रिएक्टिव पावर इज़ नीडेड। AC लाइन के वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या चाहिए, रिएक्टिव पावर चाहिए। AC सिस्टम में स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स होती है जो कि AC सिस्टम के साथ एसोसिएटेड होती है। तो ये प्रॉब्लम की वजह से हम लोग शिफ्ट करे जाते हैं DC सिस्टम के ऊपर, और वो जो DC सिस्टम होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं HVDC सिस्टम। तो जो HVDC सिस्टम, उसमें जो कंपोनेंट और जो इक्विपमेंट्स जो यूज़ किए जाते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कंपोनेंट्स और इक्विपमेंट्स, या फिर बोल सकते हैं डिवाइसेस यूज इन HVDC सिस्टम। तो जैसे कि अगर हम लोग देखें, HVDC सिस्टम में हम लोग यूज़ करते हैं कन्वर्टर, HVDC सिस्टम में हम लोग यूज़ करते हैं फ़िल्टर, रिएक्टर यूज़ करते हैं, DC सर्ज कैपेसिटर यूज़ करते हैं, DC लाइन यूज़ करते हैं, स्टैटिक VR कंपनसेटर यूज़ करते हैं। तो ये सारे के सारे कंपोनेंट होते हैं जो कि हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं HVDC सिस्टम में। तो सबसे पहला HVDC सिस्टम, ये सारे के सारे कंपोनेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे, जितना भी हमने बात किया इक्विपमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर अभी हम लोग बात कर लेते जो HVDC सिस्टम है वो हमें कैसा दिखेगा। HVDC सिस्टम बेसिकली हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हमने कंसीडर किया, ये है जनरेटिंग एंड। जनरेटिंग एंड कितना वोल्टेज जनरेट करेगा, जनरेटिंग एंड में बेसिकली लगा होगा जनरेटर, और ये जो जनरेटर होगा कितना वोल्टेज जनरेट करेगा, 11 kV वोल्टेज जनरेट करेगा। तो यहाँ पर ये जो जनरेटर है वो कितना वोल्टेज जनरेट कर रहा है, 11 kV वोल्टेज जनरेट कर रहा है। अभी जो 11 kV का जो वोल्टेज होगा ये हम लोग दे देंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर में। अभी जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा वो क्या करेगा, वोल्टेज को स्टेप अप करेगा। जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट होगा वो होगा 765 kV। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अभी जो 765 kV का जो आउटपुट है इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग दे देंगे रेक्टिफायर में। अब ये रेक्टिफायर क्या करेगा, हमें पता है रेक्टिफायर क्या करेगा, जो AC उसे DC में कन्वर्ट करेगा। जो रेक्टिफायर है वो AC को DC में कन्वर्ट करेगा। तो जो रेक्टिफायर है कुछ इस तरीके से AC को DC में कन्वर्ट करने का काम करेगा। अभी यहाँ पर ये जो रेक्टिफायर का जो आउटपुट है वो क्या है, वो है DC। अभी जो DC पावर होगा इसको हम लोग ट्रांसमिट कर देंगे थ्रू ट्रांसमिशन टावर। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये जो हमने जो ट्रांसमिशन वायर जो कंसिडर किया, ये HVDC का ट्रांसमिशन वायर है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, यहाँ पर रिसीविंग एंड की तरफ क्या लगा होगा, इन्वर्टर लगा होगा। यहाँ पर ये जो ट्रांसमिशन टावर होगा 500-600 किलोमीटर तक के हमें मिलेगा HVDC का। फिर उसके बाद 500-600 किलोमीटर के बाद जो HVDC का जो ट्रांसमिशन टावर होगा वो ख़त्म हो जाएगा, फिर हमें आ जाएगा रिसीविंग एंड।
रिसीविंग एंड के तरफ क्या लगा होगा, इन्वर्टर लगा होगा। ये जो इन्वर्टर है वो क्या करेगा, अगेन डीसी को किस में कन्वर्ट करेगा, अगेन डीसी को एसी में कन्वर्ट करने का काम करेगा। अगेन यहाँ पर ये जो एसी है उसको हम लोग कहाँ पर दे देंगे, ये जो एसी है इसको हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में दे देंगे। और ये जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा एसी वोल्टेज को स्टेप डाउन करेगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, अलग अलग जगह पे हम लोग जो वोल्टेज है उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें रेक्टिफायर से इन्वर्टर के बीच का जो सिस्टम हमें जो दिखाई दे रहा है, डॉटेड बॉक्स में हमें जो सिस्टम जो दिखाई दे रहा है, इसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं HVDC सिस्टम। और ये HVDC सिस्टम में हमें जो वोल्टेज जो मिलता है वो हमें कितना मिलता है, 765 kV का वोल्टेज मिलता है। HVDC सिस्टम में हम लोग जो वोल्टेज जो ट्रांसमिट करते हैं वो कितना वोल्टेज होता है, 765 kV किलो वोल्ट वोल्टेज होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अभी हमें सबसे पहला बात करना है रेक्टिफायर के बारे में और ये इन्वर्टर के बारे में। ये रेक्टिफायर है क्या है, जो रेक्टिफायर है, और ये जो इन्वर्टर है ये बेसिकली है कन्वर्टर। रेक्टिफायर और जो इन्वर्टर है ये है क्या, ये है कन्वर्टर। रेक्टिफायर और जो इन्वर्टर है वो कन्वर्ट करने का काम करेंगे AC टू DC, DC टू AC। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो रेक्टिफायर होता है वो कहाँ पर लगा होता है, सेंडिंग एंड की तरफ लगा होता है। और जो रेक्टिफायर होता है उसको हम लोग ये वाली सिंबल से शो कर सकते हैं। थायरिस्टर की ये वाली सिंबल से शो करेंगे, जो गेट टर्मिनल होगा ऊपर की तरफ लगा होगा। सिमिलरली जो इन्वर्टर होता है वो कहाँ पर लगा होता है, HVDC सिस्टम में इन्वर्टर जो लगा होता है वो रिसीविंग एंड साइड पर लगा होता है। और जो इन्वर्टर होता है उसको हम लोग ये वाले फिगर से शो करते हैं, ये वाली सिंबल से शो करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हमने जो रेक्टिफायर जो कंसिडर किया है, कौन सा रेक्टिफायर होता है, ये बेसिकली होता है 12 पल्स रेक्टिफायर। और यहाँ पर ये जो फायरिंग एंगल होता है रेक्टिफायर का वो 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है, मतलब जो अल्फ़ा होता है 90 डिग्री से कम होता है। सिमिलरली बात कर लेते हैं इन्वर्टर के बारे में। हम लोग जो इन्वर्टर जो यूज़ कर रहे हैं वो रिसीविंग एंड पर यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर ये रेक्टिफायर की सिंबल और ये इन्वर्टर की सिंबल हमें बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में 1-2 मार्क्स के लिए। तो जो हम लोग जो इन्वर्टर जो यूज़ कर रहे हो, कौन सा इन्वर्टर है, वो है लाइन कम्यूटेटेड इन्वर्टर। और यहाँ पर ये इन्वर्टर में जो फायरिंग एंगल होगा अल्फ़ा वो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। और जो इन्वर्टर हमने जो यूज़ किया ऑब्वियसली वो है 12 पल्स इन्वर्टर। तो यहाँ पर हमने जो रेक्टिफायर और जो इन्वर्टर जो यूज़ किया है वो बेसिकली 12 पल्स वाले कन्वर्टर है, राइट। और दोनों में जो फायरिंग एंगल है, रेक्टिफायर के केस में जो फायरिंग एंगल है वो 90 डिग्री तक के, और जो इन्वर्टर है उसके केस में जो फायरिंग एंगल है वो 90 डिग्री से ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमने बात किया रेक्टिफायर के बारे में और इन्वर्टर के बारे में। सिमिलरली बाकी के कंपोनेंट के बारे में बात कर लेते हैं, फ़िल्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब ये फ़िल्टर क्या होता है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो फ़िल्टर होता है, यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं बेसिकली पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस HVDC में, जैसे कि हमने डिस्कस किया रेक्टिफायर और इन्वर्टर है क्या, ये है बेसिकली पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। और जहाँ पर पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो वहाँ पर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा हार्मोनिक्स। तो जो हार्मोनिक्स है उसे हमें क्या करना होगा, फ़िल्टर करना होगा। तो फ़िल्टर की यही रिक्वायरमेंट होती है। एट रेक्टिफायर साइड AC करंट हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। रेक्टिफायर के साइड AC करंट हार्मोनिक होती है। और DC साइड मतलब इन्वर्टर जो रेक्टिफायर का जो साइड होता है उसको हम लोग AC साइड भी बोल सकते हैं, क्योंकि रेक्टिफायर AC को DC में कन्वर्ट करता है। तो AC साइड में या फिर बोल सकते हैं रेक्टिफायर साइड में करंट हार्मोनिक्स प्रेजेंट होता है। DC साइड में मतलब इन्वर्टर साइड में वोल्टेज हार्मोनिक प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो हार्मोनिक्स है, टू रिड्यूस दिस हार्मोनिक्स या हार्मोनिक्स को रिड्यूस करने के लिए हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं फ़िल्टर्स। और यहाँ पर 2 टाइप के फ़िल्टर होते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ फ़िल्टर, DC फ़िल्टर एंड AC फ़िल्टर, जैसे कि हमने डिस्कस किया। तो जो DC फ़िल्टर होता है वो हार्मोनिक्स निकालेगा DC साइड की मतलब रिसीविंग साइड की, और जो AC फ़िल्टर होगा हार्मोनिक्स निकालेगा AC साइड की मतलब सेंडिंग एंड साइड की। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें DC फ़िल्टर DC साइड की हार्मोनिक्स निकालेगा मतलब रिसीविंग एंड साइड की हार्मोनिक्स निकालेगा, और जो AC फ़िल्टर है वो AC साइड की हार्मोनिक निकालेगा मतलब सेंडिंग एंड साइड की हार्मोनिक्स को निकालेगा। तो यहाँ पर हमने बात किया फ़िल्टर के बारे में। यहाँ पर सिमिलरली बात कर लेते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट के बारे में, जो कि होगा बेसिकली DC लिंक करंट। यहाँ पर ये DC लिंक करंट क्या होता है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें अगेन हमने HVDC कंसिडर किया। यहाँ पर ये जनरेटिंग स्टेशन, रेक्टिफायर, इन्वर्टर, और यहाँ पर ये DC ट्रांसमिशन लाइन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो DC लिंक करंट होगा, DC लिंक करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर वोल्टेज साइड टू लोअर वोल्टेज साइड। जो DC लिंक करंट होता है वो ऑब्वियसली हायर वोल्टेज साइड से लोअर वोल्टेज साइड की तरफ फ्लो करता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें अगर वोल्टेज अगर पॉजिटिव V की वैल्यू अगर 0 के कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो जो पावर का जो फ्लो होगा वो करंट की डायरेक्शन में होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। DC लिंक करंट में अगर वोल्टेज अगर पॉजिटिव होता है, वोल्टेज की वैल्यू 0 के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, तो ऐसे केस में जो पावर का जो फ्लो होगा वो करंट के डायरेक्शन में होगा। मगर अगर वोल्टेज अगर नेगेटिव होता है, V की वैल्यू 0 के कंपैरिजन में कम होती है, तो ऐसे केस में जो पावर का जो फ्लो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा करंट के। वोल्टेज अगर नेगेटिव होता है तो जो पावर का जो फ्लो होगा वो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में होने वाला है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो HVDC लिंक होती है वो हमें अलग अलग टाइप की मिलती है।
यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया, यहाँ पर ये डीसी लिंक करंट, जिसको हम लोग एचवीडीसी लिंक भी बोल सकते हैं, जो एचवीडीसी लिंक है वो हमें अलग अलग टाइप की मिलती है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो एचवीडीसी सिस्टम है उसका हमें अलग अलग कनेक्शन मिलता है। जैसे कि अगर हम लोग देखें मोनोपोलर लिंक, सिमिलरली होमोपोलर लिंक और यहाँ पर ये बाइपोलर लिंक, तो ये तीनों लिंक के बारे में बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली नेक्स्ट कंपोनेंट के बारे में बात कर लेते हैं, जो है बेसिकली स्टैटिक वीआर कंपनसेटर। अब ये स्टैटिक वीआर कंपनसेटर क्या होता है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो इन्वर्टर का जो पावर फैक्टर होता है वो लीडिंग होता है, और रेक्टिफायर का जो पावर फैक्टर होता है वो कैसा होता है, लैगिंग होता है ड्यू टू हार्मोनिक्स। तो यहाँ पर ये जो इन्वर्टर और जो रेक्टिफायर होता है, इनका लीडिंग पावर फैक्टर होता है और लैगिंग पावर फैक्टर होता है, और हमें सिस्टम में पावर फैक्टर कैसा चाहिए होता है, ऑब्वियसली हमें यूनिटी पावर फैक्टर चाहिए होता है। तो यूनिटी पावर फैक्टर को ऑब्टेन करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो रिएक्टिव पावर है उसे कंट्रोल करना होगा। तो ये रिएक्टिव पावर को कंट्रोल करने का काम करता है स्टैटिक वीआर कंपनसेटर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, बोथ इन्वर्टर एंड रेक्टिफायर नीड रिएक्टिव पावर टू ऑपरेट एट यूनिटी पावर फैक्टर। इन्वर्टर और जो रेक्टिफायर है दोनों को रिएक्टिव पावर चाहिए होता है यूनिटी पावर फैक्टर पर ऑपरेट करने के लिए। तो यही रीज़न की वजह से हम लोग स्टैटिक वीआर कंपनसेटर यूज़ करते हैं रिएक्टिव पावर प्रोवाइड करने के लिए रेक्टिफायर को और इन्वर्टर को, टू रेक्टिफायर एंड इन्वर्टर, ताकि दोनों यूनिटी पावर फैक्टर पर ऑपरेट हो सके। तो यहाँ पर हमने बात किया स्टैटिक वीआर कंपनसेटर के बारे में भी। अभी ये तीनों लिंक के बारे में बात करना है, मोनोपोलर, होमोपोलर और बाइपोलर लिंक। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं ऑब्वियसली। तो सबसे पहले बात करते हैं मोनोपोलर लिंक के बारे में। मोनोपोलर लिंक क्या है, यहाँ पर ये मोनोपोलर लिंक में होगा क्या, आपको कुछ इस तरीके से रेक्टिफायर मिलेगा। रेक्टिफायर क्या करेगा, एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर ये बीच में ट्रांसमिशन लाइन बिछी होगी, फिर उसके बाद रिसीविंग साइड पर इन्वर्टर लगा होगा, फिर उसके बाद ट्रांसफार्मर कुछ इस तरीके से लगा होगा रिसीविंग साइड पर, जैसे कि हमने थोड़े टाइम पहले एचवीडीसी के स्ट्रक्चर में डिस्कस किया था। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें मोनोपोलर लिंक में होता क्या है, बेसिकली आपको एक ही ट्रांसमिशन लाइन मिलेंगी, एक ही ट्रांसमिशन कंडक्टर मिलेगा इन केस ऑफ मोनोपोलर लिंक। तो मोनोपोलर लिंक में हमें कितना ट्रांसमिशन कंडक्टर मिलेगा, हमें एक ही ट्रांसमिशन कंडक्टर मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें मोनोपोलर लिंक, इन दिस लिंक ओनली वन कंडक्टर इज यूज एंड ग्राउंड इज यूज एज अ रिटर्न पाथ। मोनोपोलर लिंक में हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं एक ही कंडक्टर, और जो ग्राउंड होता है और रिटर्न पाथ के तौर पर काम करता है। डीसी ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर हैज़ नेगेटिव पोलैरिटी टू रिड्यूस कोरोना लॉस। यहाँ पर ये जो हमने जो ट्रांसमिशन लाइन जो कंसीडर की है, कौन सी ट्रांसमिशन लाइन है, ये है डीसी ट्रांसमिशन लाइन। ये डीसी ट्रांसमिशन लाइन की जो पोलैरिटी होती है वो कैसी होती है, नेगेटिव पोलैरिटी होती है। नेगेटिव पोलैरिटी क्यों होती है, ताकि कोरोना लॉस को हम लोग रिड्यूस कर सके। सिमिलरली यहाँ पर हमने बात किया मोनोपोलर लिंक के बारे में। मोनोपोलर लिंक में हमने क्या देगा, हमें एक ही ट्रांसमिशन कंडक्टर मिलेगा, उसकी जो पोलैरिटी होगी वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी। कोरोना लॉस को रिड्यूस करने के लिए एचवीडीसी सिस्टम में जो कोरोना लॉस होता है वो रिड्यूस होता है, मतलब कोरोना लॉस कम से कम होता है, मगर कोरोना लॉस जीरो नहीं होता इन एचवीडीसी सिस्टम ऑल्सो। फिर उसके बाद हमने बात किया है मोनोपोलर लिंक में हम लोग एक ही कंडक्टर यूज़ करते हैं, और जो ग्राउंड होता है वो रिटर्न पाथ के तौर पर हम लोग कंसिडर करते हैं। सिमिलरली बात कर लेते हैं होमोपोलर लिंक के बारे में। होमोपोलर लिंक हमें कुछ इस तरीके से मिलेंगे, यहाँ पर ये रेक्टिफायर और यहाँ पर ये इन्वर्टर, रेक्टिफायर और यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया इन्वर्टर। रेक्टिफायर का सिंबल कुछ इस तरीके से, इन्वर्टर का सिंबल कुछ इस तरीके से। यहाँ पर ये एसी सिस्टम और यहाँ पर भी हमें मिलेगा एसी सिस्टम, और यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया ट्रांसमिशन लाइन। यहाँ पर अगर हम लोग देखें होमोपोलर लिंक में और ये बाइपोलर लिंक में हमें दो ट्रांसमिशन कंडक्टर मिलेंगे। यहाँ पर ये एक पहला वाला ट्रांसमिशन कंडक्टर और दूसरा यहाँ पर ये वाला ट्रांसमिशन कंडक्टर। होमो नाम से पता चल रहा है, होमो मतलब सेम। तो होमोपोलर लिंक में बेसिकली होता क्या है, दोनों ट्रांसमिशन कंडक्टर, ये वाला ट्रांसमिशन कंडक्टर और ये नीचे वाला ट्रांसमिशन कंडक्टर, ये दोनों जो ट्रांसमिशन कंडक्टर होते हैं दोनों की जो पोलैरिटी होती है वो कैसी होती है, वो सेम होती है। अगर यहाँ पर ये वाला जो ट्रांसमिशन कंडक्टर है इसकी पोलैरिटी अगर नेगेटिव होती है, तो यहाँ पर ये वाला जो ट्रांसमिशन कंडक्टर है इसकी भी जो पोलैरिटी होगी वो कैसी होने वाली है, नेगेटिव होने वाली है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें होमो का मतलब क्या होता है, सेम। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें किसी एक भी ट्रांसमिशन कंडक्टर में अगर किसी भी तरीके का फॉल्ट आता है या एक ट्रांसमिशन लाइन अगर काम नहीं कर पाती है, तो दूसरी वाली जो ट्रांसमिशन लाइन होगी वो काम करेंगे एट हाफ रेटेड कैपेसिटी पर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें होमोपोलर लिंक, होमो का मतलब क्या होता है, सेम। होमोपोलर लिंक में भी दोनों जो कंडक्टर होगी वो सेम पोलैरिटी पे होगी। इन होमोपोलर लिंक बोथ दी कंडक्टर आर एट दी सेम पोलैरिटी। होमोपोलर लिंक में भी दो कंडक्टर का यूज़ करेंगे, और अगर फॉल्ट अगर होता है किसी भी एक कंडक्टर में, तो दूसरा वाला जो कंडक्टर होगा पावर को सप्लाई करेगा एट हाफ कैपेसिटी पर। और यहाँ पर ये होमोपोलर लिंक में जो न्यूट्रल होता है वो ग्राउंडेड होता है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो न्यूट्रल है उसको हमने क्या कर दिया, न्यूट्रल को हमने कर दिया ग्राउंड। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अगेन हमने नेगेटिव पोलैरिटी यूज़ किया है। यहाँ पर ये वाला जो कंडक्टर है इसकी भी नेगेटिव पोलैरिटी होगी, ये वाला जो कंडक्टर है इसकी भी नेगेटिव पोलैरिटी होगी। नेगेटिव पोलैरिटी की वजह से होगा क्या, जो कोरोना लॉस होगा कम होगा। ड्यू टू नेगेटिव पोलैरिटी कोरोना लॉस विल गेट रिड्यूस।
सिमिलरली बात कर लेते हैं बायपोलर लिंक के बारे में। बायपोलर लिंक में बेसिकली होगा क्या, होमोपोलर में हमने क्या डिस्कस किया था, इसकी पोलैरिटी भी नेगेटिव होती है और इसकी भी नेगेटिव होती है। दोनों ट्रांसमिशन लाइन की, दोनों ट्रांसमिशन कंडक्टर की जो पोलैरिटी होती है वो सेम होती है इन केस ऑफ होमोपोलर लिंक। मगर बायपोलर लिंक में अपोजिट हो जाएगा, ये वाले ट्रांसमिशन कंडक्टर की पॉजिटिव पोलैरिटी है तो इसकी नेगेटिव पोलैरिटी हो जाएंगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें बायपोलर लिंक में होगा क्या, इन बायपोलर लिंक टू कंडक्टर आर यूज, वन कंडक्टर इज विथ पॉजिटिव पोलैरिटी। दो कंडक्टर को यूज़ किया है, एक जो कंडक्टर है वो पॉजिटिव पोलैरिटी के साथ हमने दिया है और दूसरा जो कंडक्टर है वो नेगेटिव पोलैरिटी के साथ हमने दिया है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें इन बोथ दी पोलैरिटी करंट विल फ्लो फ्रॉम सेंडिंग एंड टू रिसीविंग एंड न्यूट्रल इज ग्राउंडेड। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया रेक्टिफायर इन्वर्टर, यहाँ पर ये एसी सिस्टम और यहाँ पर भी एसी सिस्टम। यहाँ पर ये पहला वाला कंडक्टर और यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया दूसरा वाला कंडक्टर। तो बायपोलर लिंक में हम लोग करते क्या, अगर एक ट्रांसमिशन कंडक्टर अगर पॉजिटिव पोलैरिटी पे होता है तो जो दूसरा होगा वो नेगेटिव पोलैरिटी पे होगा। अगर ये वाला अगर पॉजिटिव पोलैरिटी पे होता है तो जो ऊपर वाला होगा वो नेगेटिव पोलैरिटी पे होगा। तो बायपोलैरिटी जैसे कि नाम से पता चल रहा है बायपोलर, तो बायपोलर लिंक में होगा क्या, दोनों जो ट्रांसमिशन कंडक्टर होंगे दोनों की अलग अलग पोलैरिटी होगी और दोनों के केस में, दोनों पोलैरिटी के केस में जो करंट का जो फ्लो होगा वो कैसा होगा, सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड के तरफ होगा। और सिमिलरली अगर किसी भी एक कंडक्टर में अगर फॉल्ट हो जाता है, ये वाले कंडक्टर में अगर फॉल्ट हो जाता है या फिर ये वाले कंडक्टर में अगर फॉल्ट हो जाता है, किसी भी एक कंडक्टर में अगर फॉल्ट हो जाता है तो दूसरा वाला जो कंडक्टर होगा पावर की कंटिन्यूटी को रखेगा एट हाफ रेटेड कैपेसिटी पर। यहाँ पर अगर हम लोग देखिए फॉल्ट अगर इन एनी वन कंडक्टर, अगर किसी भी एक कंडक्टर में अगर फॉल्ट होता है तो दूसरा जो कंडक्टर होगा पावर को सप्लाई करेगा एट हाफ कैपेसिटी पर। तो यहाँ पर हमने तीनों लिंक के बारे में बात किया, बायपोलर लिंक के बारे में, होमोपोलर लिंक के बारे में, मोनोपोलर लिंक के बारे में। अभी अगर हम लोग देखें जो HVDC सिस्टम है इसको हम लोग समझते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकली। जैसे कि हमने डिस्कस किया था जो HVDC सिस्टम है उसके एडवांटेजेस होते हैं ओवर AC सिस्टम फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। सिमिलरली HVDC सिस्टम हमें जो HVDC सिस्टम है वो हमें कॉस्ट में भी फ़ायदा देता है। कैसा फ़ायदा देता है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो वाई एक्सिस है वो हमें इंडिकेट कर रही है कॉस्ट और जो एक्स एक्सिस है वो हमें क्या इंडिकेट कर रही है डिस्टेंस। यहाँ पर ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमें इंडिकेट कर रही है DC का कॉस्ट और यहाँ पर ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमें इंडिकेट कर रही है AC का कॉस्ट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ड्यू टू जैसे हम लोग डिस्टेंस को इंक्रीज़ करते जाएंगे तो AC का जो कॉस्ट होगा वो भी इंक्रीज़ करते जाएगा और डिस्टेंस अगर कम होता है तो ऐसे केस में जो AC का जो कॉस्ट होता है वो कम होता है। यहाँ पर सिंपल वर्ड में डिस्टेंस अगर ज़्यादा होता है तो जो AC होता है उसका डिसएडवांटेज आपको बहुत सारा मिलेगा। डिस्टेंस अगर कम होता है तो ऐसे केस में आपको AC का एडवांटेज ज़्यादा मिलेगा, राइट। तो अगर डिस्टेंस अगर ज़्यादा होता है तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि AC सिस्टम ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता है फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस के लिए जो AC सिस्टम होता है उसका जो कॉस्ट होता है वो ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जैसे डिस्टेंस इंक्रीज़ करते जाएगा तो जो AC सिस्टम का जो कॉस्ट होगा वो इंक्रीज़ करते जाएगा और डिस्टेंस जैसे इंक्रीज़ करते जाएगा तो जो DC सिस्टम का जो कॉस्ट होगा थोड़ा कम होगा इन कंपैरिजन विद द AC सिस्टम। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ड्यू टू इंक्रीज इन डिस्टेंस कॉस्ट ऑफ AC विल कीप ऑन इंक्रीजिंग एज़ कम्पेयर टू DC। डिस्टेंस इंक्रीज़ करने की वजह से AC का जो कॉस्ट होगा वो इंक्रीज़ करते जाएगा एज़ कम्पेयर टू DC। यहाँ पर अगर हम लोग देखें DC को सिर्फ 2 ही वायर लगता है, राइट। तो यहाँ पर DC के हमें एडवांटेज मिलते हैं, ये रीज़न की वजह से हम लोग HVDC सिस्टम को प्रीफर कर रहे हैं। यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, ग्राफ से हम लोग बोल सकते हैं शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जो AC है वो ज़्यादा सही है और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए DC सिस्टम ज़्यादा सही होता है। तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जो AC होता है वो ज़्यादा सूटेबल होता है और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जो DC होता है वो सूटेबल होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो हमें जो पॉइंट जो दिखाई दे रहा है इंटरसेक्शन पॉइंट, यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये AC के कॉस्ट के लिए कैरेक्टरिस्टिक है और यहाँ पर ये DC के कॉस्ट के लिए कैरेक्टरिस्टिक है और यहाँ पर ये जो पॉइंट हमें जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम लोग बेसिकली बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ये जो पॉइंट है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन वो पॉइंट पर होता है कि जो AC का कॉस्ट और जो DC का जो कॉस्ट होता है दोनों बराबर में होता है। यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें एट ब्रेक इवन डिस्टेंस जो कि समवेयर अराउंड आपको 600 किलोमीटर पर मिलेगा, दोनों AC कॉस्ट और DC ट्रांसमिशन का जो कॉस्ट होगा वो सेम होगा। तो इंपॉर्टेंट आप इसको नोट डाउन कर लो, यहाँ से आपको आ सकता है क्वेश्चन। जो ब्रेक इवन डिस्टेंस होता है जो कि समवेयर अराउंड 600 किलोमीटर पर आपको मिलेगा, तो ब्रेक इवन डिस्टेंस पर AC ट्रांसमिशन का कॉस्ट और जो DC ट्रांसमिशन का जो कॉस्ट होगा वो आपको लगभग बराबर में मिलेगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें डिस्टेंस लेसर देन ब्रेक इवन डिस्टेंस AC इज चीपर एंड डिस्टेंस ग्रेटर देन ब्रेक इवन डिस्टेंस DC इज चीपर। तो ये स्टेटमेंट हमें क्या बोल रहा है, यहाँ पर ये जो हमें जो पॉइंट जो दिखाई दे रहा है यही है ब्रेक इवन डिस्टेंस। तो ब्रेक इवन डिस्टेंस से पहला AC चीपर होगा, ब्रेक इवन डिस्टेंस के बाद DC सिस्टम ज़्यादा चीपर होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें बिलो ब्रेक इवन डिस्टेंस के नीचे AC चीपर होता है और ब्रेक इवन डिस्टेंस के ऊपर DC सिस्टम ज़्यादा चीपर होता है।
तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें एडवांटेजेस के बारे में अगर हम लोग बात करें HVDC सिस्टम के, तो HVDC सिस्टम में जो कोरोना लॉस होता है वो कम होता है। सिमिलरली मगर ज़ीरो नहीं होता HVDC सिस्टम में कोरोना लॉस। कोई रेडियो इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम हमें नहीं मिलती क्योंकि अल्टरनेटिंग फील्ड नहीं होती HVDC सिस्टम में, DC करंट होता है। स्टेबिलिटी की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती HVDC सिस्टम में। HVDC सिस्टम में हमें कोई स्किन इफेक्ट भी नहीं मिलता। और HVDC सिस्टम में नो रिक्वायरमेंट ऑफ रिएक्टिव पावर टू कंट्रोल ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज। HVDC सिस्टम में जो रिएक्टिव पावर है उसकी कंट्रोलिंग की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। रिएक्टिव पावर को हमें कंट्रोल नहीं करना होता वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए इन केस ऑफ HVDC सिस्टम। डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करें HVDC सिस्टम के, तो ये बेसिकली लॉन्ग डिस्टेंस के लिए सूटेबल होता है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ठीक नहीं होता HVDC सिस्टम। पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हमें लगते हैं बेसिकली HVDC सिस्टम में, तो जो पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है इसका जो कॉस्ट होता है वो ज़्यादा होता है। पावर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट नीडेड रिएक्टिव पावर, और ये जो पावर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं इन्हें रिएक्टिव पावर लगता है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जो रेक्टिफायर होता है लैगिंग पर चलता है, इन्वर्टर लीडिंग पावर फैक्टर पर चलता है। तो यूनिटी पावर फैक्टर पर हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम चलना चाहिए। तो यूनिटी पावर फैक्टर पर चलवाने के लिए अपने रेक्टिफायर और इन्वर्टर को हमें क्या चाहिए होता है, हमें रिएक्टिव पावर चाहिए होता है, और वो रिएक्टिव पावर हमें देता है स्टैटिक VR कंपनसेटर। तो जो कॉस्ट होता है पावर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का जो कि HVDC सिस्टम में हम लोग जो यूज़ करते हैं, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का जो कॉस्ट होता है वो ज़्यादा होता है। तो ये ड्रॉबैक होता है HVDC सिस्टम का।